स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे एटम के स्ट्रक्चरल फीचर्स की और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, यानी कि जहां पर हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एन एटम और इसमें बात करें सेल और सब सेल की। देखो, हमने बात की थी कि ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ हमें नजर आते हैं। ठीक है, जो ये सर्कुलर पाथ है इनको हमने क्या कहा था, ये क्या है, ये ऑर्बिट्स। ठीक है, यही कहा था। यही हम कह रहे हैं कि पाथ ऑफ डिफरेंट एंड डेफिनेट एनर्जी इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, यानी कि डिफरेंट और डेफिनेट एनर्जी, अलग अलग पाथ आप देखोगे, ये अलग अलग पाथ आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं और इसी को हम कहते हैं शेल्स। क्लियर? यानी कि ऑर्बिट्स को ही हम शेल्स कहते हैं। जो हमने ऑर्बिट के बारे में पढ़ा था वही हम शेल के बारे में पढ़ रहे हैं। शेल क्या होती है? जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको रिवॉल्व करता हुआ नजर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमने ये कहा था कि जो इनर मोस्ट शेल है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? के से। उससे ऊपर चले तो एल, नेक्स्ट एम, और जैसे जैसे ये सर्कुलर पाथ बढ़ेंगे, यानी कि जैसे जैसे ये शेल बढ़ेगी इनकी जो डेजिग्नेशन है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि के एल एम एन ओ पी क्यू, इस तरह से ये क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर? और जो इनर मोस्ट शेल है ना, जो ये के शेल है, इसके पास जो इसकी एनर्जी होती है ना बहुत कम होती है, यानी कि के पास लेस एनर्जी। ठीक है, और जो अपर मोस्ट शेल होती है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर इस वक्त हमारे पास अपर मोस्ट शेल एम है तो इसके पास हाई एनर्जी होती है। क्लियर है? जो सबसे अंदर वाली शेल होती है उसकी एनर्जी सबसे कम और जो अपर मोस्ट शेल होती है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? और जो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं ना के एल एम एन ओ पी क्यू, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी शेल्स है ना ये लोअर से अपर की तरफ चल रही हैं। ठीक है, किसकी तरफ? लोअर टू अपर। ठीक है, अब देखो, पाथ ऑफ डिफरेंट एंड डेफिनेट एनर्जी इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ठीक है, डिफरेंट एंड डेफिनेट एनर्जी। ठीक है, ये पाथ्स जो है ये डिफरेंट पाथ्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सर्कुलर पाथ। इनकी जो एनर्जी है सबकी अलग अलग है। ठीक है, डेफिनेट एनर्जी है, जैसे अगर हम के शेल की बात करें इसकी अपनी एनर्जी है, एल शेल की बात करें इसके पास अपनी एनर्जी है, और अगर हम एम शेल की बात करें इसके पास अपनी एनर्जी है। यानी कि एनर्जी जो है वो इनर से आउटर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्लियर है? यही हमने कहा कि एनर्जी ऑफ इनर मोस्ट शेल इज लोएस्ट एंड आउटर मोस्ट शेल इज लार्जेस्ट। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि सिंबल्स के एल एम एन आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरियस शेल्स फ्रॉम लोअर टू अपर एनर्जी। क्लियर? यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है और यही हमें रिप्रेजेंट कर रहा है के एल एम एन ओ। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास सब शेल। शेल के बारे में हमने पढ़ा, अब सब शेल के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा था कि ये है हमारे पास शेल्स जिन्हें हम ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं शेल्स में फर्दर जो शेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं सब शेल्स। ठीक है, इन शेल्स में फर्दर सब शेल जो आपको देखने को मिलती हैं उनको हम कहते हैं क्या? सब शेल्स कहते हैं। और ये सब शेल्स जो होते हैं ये ऑर्बिटल्स के साथ एसोसिएट किए जाते हैं और वो ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी डी एफ जी एच आई एंड सो ऑन। ठीक है, आपको स्टार्टिंग के याद रखना है कि एक सीक्वेंस है एस पी डी एफ जी एच एंड सो ऑन। ठीक है, स्टार्टिंग के याद रखने वाले बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हमने कहा कि ये जो एस पी डी एफ जी एच आई है ये क्या है? ऑर्बिटल्स हैं जिनसे सबशेल्स जो है वो एसोसिएट किए गए हैं। ठीक है, ईच शेल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सबशेल। जितने भी शेल्स होती हैं, जैसे अगर इनकी बात करें, एक या एक से ज्यादा सबशेल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं ईच सबशेल इज एसोसिएटेड विद वन और मोर ऑर्बिटल्स दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय एस पी डी एंड एफ रिस्पेक्टिवली। क्लियर है इतनी सी बात? अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले यहां से। हमारे पास है सबसे पहले क्या? के शेल। क्या है? के शेल। के शेल में एन की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, जब आपके पास के शेल है, के शेल के पास एन की वैल्यू 1, वहां पर आपको सब शेल भी एक ही देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एल शेल। एल शेल में एन की वैल्यू 2 और सब शेल की वैल्यू भी आएगी 2, यानी कि जैसे जैसे शेल बढ़ेंगी वैसे वैसे सब शेल भी बढ़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट एम शेल में एन की वैल्यू 3 और सब शेल की वैल्यू भी होती है 3। एम में एन की वैल्यू 4 और सब शेल की वैल्यू भी होती है 4। ओ में
शेल की वैल्यू n इज इक्वल टू 5 और सब शेल भी होते हैं 5। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आया 1 2 3 4 5 ये किस तरह से है। हमने कहा दे आर एसोसिएटेड विद एस पी डी एंड एफ। ठीक है, जब इन्होंने कहा कि के शेल है, के शेल के पास एक सब शेल का मतलब सिर्फ आपके पास ओनली एस ऑर्बिटल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इसको हमने स्मॉल लेटर से डिनोट किया है और उसको करते भी स्मॉल लेटर से ही। ठीक है, कभी भी इस तरह से मत लिखना एस पी डी एफ, आपको ये हमेशा इस तरह से देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस तरह से कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, जब आपके पास दो सब शेल हैं तो इसमें क्या होगा, एक आपके पास एस होगा और एक आपके पास पी होगा। सीक्वेंस में ये बढ़ते जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, एस होगा, पी भी होगा। अब यहाँ पे आपके पास डी बढ़ गया। नेक्स्ट, एस पी डी ऑलरेडी है, एफ बढ़ गया। ठीक है, एस पी डी एफ जी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जैसे जैसे आपके पास शेल बढ़ती जाएंगी आपके पास सब शेल भी बढ़ते जाएंगे। क्लियर है। बात करते हैं हम ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल क्या है, ये एस ऑर्बिटल जो है इसके पास आपको कितने ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं, सिर्फ 1। ठीक है, ये जो एस है ना इसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, एस के पास एक ऑर्बिटल। ठीक है, और पी के पास कितना है, 3। ठीक है, एस के पास एक, पी के पास 3, डी के पास 5। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। किस तरह से है ये भी आगे बताऊंगी कि किस तरह से पी में आपको 3 देखने को मिल रहे हैं, डी में आपको 5 देखने को मिल रहे हैं, पहले ये देख लो। क्लियर। नेक्स्ट, डी में 5, एस पी डी और एफ में कितने हो गए, 7। एस पी, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 एंड जी में 9। यहां से आपको क्या चीज पता चली, आपको ये पता चला कि जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे सब शेल बढ़ रही है तो ऑर्बिटल का नंबर इंक्रीज कर रहा है। यानी कि पहले आपके पास सिर्फ एक था, पी में आपके पास 2 और इंक्रीज हो गए, डी में आपके पास 2 और इंक्रीज हो गए, एफ में 2 और जी में 2 और। इसी तरह से आपके जो ये ऑर्बिटल के नंबर है ये इंक्रीज करते जाएंगे। क्लियर। अब इनको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। एक ऑर्बिटल 4, 5 3 8 1 9, क्लियर। इस तरह से आपको ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि के शेल में आपके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, एल शेल में आपके पास 4 ऑर्बिटल आपको देखने को मिलते हैं, एम शेल में आपके पास 9 ऑर्बिटल होते हैं, एन शेल में आपके पास 16 ऑर्बिटल होते हैं और ओ शेल में आपके पास 25 ऑर्बिटल आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। ये होता है एक ऑर्बिटल में। जब एक में इतना होता है तो 4 में कितने होंगे। ठीक है, 2 4 8, ठीक है, 9 2 18, 16 2 32, 25 2 50। ठीक है, तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। यानी कि के शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2। एल शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, एम शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, एन शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 और ओ शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50 देखने को मिलते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। तो ये तो हमने बात की शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स के बारे में और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ऑर्बिटल में देखने को कितने मिलते हैं। क्लियर है। अब ना यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, आपने ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा और ऑर्बिट के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, अब ऑर्बिट क्या है और ऑर्बिटल क्या है। ठीक है, ऑर्बिट के बारे में हमने पढ़ा था कि सर्कुलर पाथ जो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इन्हीं में आपको ऑर्बिटल्स भी देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं। ठीक है, एक बार हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस कर लें। तो नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। क्लियर। देखो, ऑर्बिट क्या होता है। ठीक है, हमने इस तरह का बनाया, न्यूक्लियस के अराउंड क्या थे, ये ऑर्बिट से, जिन्हें हमने कहा था शेल्स भी हैं। यहीं पर हमें इलेक्ट्रॉन्स भी देखने को मिलते हैं। क्या कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, घूम रहे हैं। ठीक है, ये तो हमें बताया ऑर्बिट ने कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ऑर्बिटल हमें ये बताता है कि इसकी मूवमेंट कैसी है। क्या ये इस तरह से मूव कर रहा है या ये इस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज है या ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है।
क्लियर है इतनी सी बात। ऑर्बिट से हमें ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। लेकिन ऑर्बिटल से हमें ये पता चलता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है या ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्लियर है, ये हमें किससे पता चलता है, ऑर्बिटल से पता चलता है। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं, it can be simply defined as the path that get established in a circular motion by revolving the electron around the nucleus। न्यूक्लियस के अराउंड जो ये इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में। यही से हमें पता चलता है कि ये क्या है, ऑर्बिट। यानी कि ऑर्बिट से हमें ये पता चलता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये रिवॉल्व कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, ये हमें किससे पता चलता है, इस ऑर्बिट से पता चलता है। और ऑर्बिटल से हमें क्या पता चलता है, ऑर्बिटल से हमें ये पता चलता है, ये है ऑर्बिट। ठीक है, यहां से हमें पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, ऑर्बिटल से हमें ये पता चल रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये जो यहाँ पे गोल 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 घूम रहा है ये पर्टिकुलरली किस रीजन पे है। ठीक है, क्या वो यहाँ पे है या वो यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, पर्टिकुलरली किस रीजन में है ये हमें पता चलता है ऑर्बिटल से, जो कि हमें ऑर्बिट के केस में पता नहीं चलता। ऑर्बिट के केस में सिर्फ हमें यही पता चलता है कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, और यहाँ से एक चीज और जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा भी जा सकता है कि जो ऑर्बिट है क्या ये डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये क्या है, एक नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से जो इनकी शेप होती है, मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो हमें डिस्क्राइब नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। वेयरएज अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स में, तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं और इसी की वजह से हमें मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में पता चलता है। जैसे आपसे ये कहा जाए कि वाटर की शेप बताओ कैसी होती है, तो वाटर की शेप कैसी होती है, बेंड शेप होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ऑर्बिटल्स के थ्रू पता चलती हैं, ऑर्बिट के थ्रू हमें पता नहीं चलती। क्लियर है इतनी सी बात। अब ना ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बनाया हुआ है। ठीक है, हमने ऑर्बिटल्स में पढ़ा था क्या, एस पी डी एफ जी एच आई जे। ठीक है, कि ये ऑर्बिटल्स होते हैं, उन्हीं की हम शेप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली शेप हमारे पास आ जाती है एस शेप। ठीक है, और इस एस शेप की जो शेप होती है, इसका हम अगर नाम लिखें तो ये होती है स्फेरिकल शेप। कैसी होती है ये, स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, इस तरह से स्फीयर में होती है ये। ठीक है, वेरस अगर हम बात करें पी ऑर्बिटल की, हमने कहा था कि एस ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं, एक। जबकि पी ऑर्बिटल में दो बढ़कर हो जाते हैं 3, डी में दो और बढ़ जाते हैं, हो जाते हैं 5, और इसी तरह से एफ में भी बढ़ जाते हैं, जी में बढ़ते हैं, एच में भी, मतलब बढ़ते ही जाते हैं। क्लियर। पी ऑर्बिटल में 3 किस तरह से हमें देखने को मिलता है, एक होती है हमारे पास पी एक्स, एक होती है पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, एक्स एक्सिस पे होती है, वाई एंड जेड एक्सिस पे होती है। और पी ऑर्बिटल की अगर हम शेप की बात करें तो ये होती है डम्बल शेप। किस तरह की शेप होती है, ये डम्बल शेप ये होती है। ठीक है, एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल। ठीक है, क्योंकि एक सफेद की तरह है, ये डम्बल शेप में दिखते हैं, इसलिए इनको हम डम्बल शेप ही कहते हैं। क्लियर। बात करें अगर डी ऑर्बिटल की, तो डी में आ जाते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, और डी ऑर्बिटल की अगर हम शेप की बात करें तो इसकी होती है डबल डम्बल। ठीक है, क्या होती है, डबल डम्बल शेप होती है डी ऑर्बिटल में। हो सकता है आपको कहीं ये भी लिखा हो कि ये क्लोवर लीफ शेप होती है। किस तरह की, क्लोवर लीफ, CLOVER, क्लोवर लीफ शेप। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो, क्लोवर लीफ शेप आपको कहाँ देखने को मिलती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के केस में देखने को मिलती है। डी जेड स्क्वायर के केस में आपको क्लोवर लीफ शेप देखने को नहीं मिलती, यानी कि ये क्लोवर लीफ शेप आपको डी जेड स्क्वायर में देखने को नहीं मिलती। ये सिर्फ किसमें होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये आपको क्लोवर लीफ की तरह देखने को मिलते हैं। डबल डम्बल इसलिए कहा, एक था तो डम्बल, ठीक है, दो हुए तो डबल डम्बल। ठीक है, क्योंकि ये क्लोवर लीफ की तरह शेप देते हैं, इसलिए इनको क्लोवर लीफ शेप भी कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक इलोंगेटेड डबल डम्बल शेप है। क्लियर है इतनी सी बात। तो ये तो हमने बात की एस पी डी ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है।
ठीक है। अब बात करते हैं हम एफ ऑर्बिटल की। एफ ऑर्बिटल में आपको कोई भी शेप देखने को नहीं मिलती क्योंकि वो एक 3D रिप्रेजेंटेशन होती है। यानी कि एफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक 3 डायमेंशनल सोर्स की जरूरत होती है। नाम लिख लेते हैं एफ एक्स वाई जेड, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ जेड स्क्वायर, एफ एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। इनकी शेप आपसे कोई भी नहीं पूछेगा क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक 3D सोर्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर। एक 3D चार्ट या किसी भी तरह की ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है और प्लेन में आप एफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर है इतनी सी बात। तो ये तो हमने बात की ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बारे में, ये कुछ शेप्स के बारे में बात की। अच्छा, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने कहा कि ऑर्बिटल्स वो होते हैं जहां पर हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है। ठीक है। अब देखो जैसे जो ये है ना, ये पॉइंट बीच में, ठीक है, इन पॉइंट्स को पर्टिकुलरली नाम दिया जाता है नोड्स। ठीक है। क्या कहते हैं इन्हें? नोड्स। नोड्स वो होते हैं वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कि जो ये पॉइंट होते हैं ना, जो ये पॉइंट होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं नोड्स। और यहां पर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता, कोई भी इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होती है। क्लियर है इतनी सी बात। साथ ही साथ एक और पॉइंट आप यहाँ पे लिख लो, एक तो ये आता है कि नोड क्या होता है, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नोड के बारे में लिख लो। ठीक है। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक है, एक पॉइंट। सेकेंड, इसी नोड के बारे में लिखो, मोर द नोड मोर द एनर्जी। ठीक है, जैसे जैसे नोड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, मोर द एनर्जी। अब समझ में आया जो हमने कहा था कि के से लेके आउटर मोस्ट शेल, यानी कि इनर से आउटर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। इनर से आउटर की तरफ जो एनर्जी बढ़ रही थी वो किस वजह से बढ़ रही है? क्योंकि इनर में आपको सिर्फ एक एस ऑर्बिटल देखने को मिलता है और एस ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं होता। ठीक है, ध्यान से सुनना, नोड आपको एस में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता, एस के बाद आपको हर जगह नोड देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे तो कोई नोड नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे। मतलब ऐसा है ही नहीं कि एस के केस में आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिलते। ठीक है। नेक्स्ट हमने ये कहा कि इनर से आउटर की तरफ हमने ये कहा था कि जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यही हमने कहा था। इनर में सबसे ज्यादा होती है, आउटर में इनर में सबसे कम होती है, आउटर में सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह से होती है, क्योंकि यहाँ पे नोड्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले आपके पास इनर में एक था एस, नेक्स्ट आपके पास पी आया, डी आया, एफ, जी, एच, मतलब बढ़ते ही गए। जैसे जैसे आपके पास शेल बढ़ी, आपके पास सब शेल भी बढ़ी, सब शेल बढ़ी तो आपके पास नोड्स बने, नोड्स बढ़े तो आपके पास एनर्जी बढ़ी। क्लियर है इतनी सी बात। शॉर्ट में आप ये चीज लिख सकते हो, शेल से मिले आपको सब शेल। ठीक है, सब शेल से मिले आपको ऑर्बिटल्स। ठीक है, सब शेल से क्या मिले आपको? ऑर्बिटल्स देखने को मिले। क्लियर। और इसी ऑर्बिटल्स में आपको क्या देखने को मिले? नोड्स देखने को मिले। जैसे जैसे नोड्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ रही है। क्लियर है इतनी सी बात। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोड का कि यहाँ पर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता। क्लियर। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओर। सो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबसे पहली बात ये क्या होता है? ये होता है जहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। क्लियर। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना हम एटम के अलग अलग ऑर्बिट्स में। ठीक है, ये सबसे पहले इसको सजेस्ट किसने किया था? बोर एंड बरी ने। क्लियर। इनकी जो सजेशन थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। क्लियर। नेक्स्ट है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना किसी भी आइटम की अगर जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला रूल ये आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय 2n²।
ठीक है, एन इसमें क्या आ जाता है, ऑर्बिट नंबर। जैसे मान लो ये है मेरे पास क्या, के शेल, के शेल में n इज इक्वल टू 1, यानी कि ऑर्बिट क्या है यहाँ पे 1। तो यहाँ पर मैंने कहा कि आपको 2n स्क्वायर 1 से देना है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये कहा ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में 2n स्क्वायर से दी जाती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 1, 2 1 का स्क्वायर 2 1 2, यानी कि के शेल में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 देखने को मिलते हैं। इसी तरह से बात करें अगर हम एल शेल की, जिसमें n इज इक्वल टू 2 होता है, यहाँ पे 2n का स्क्वायर n, यहाँ पे 2 2 टू द 4 4 टू द 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको एल शेल में देखने को मिलते हैं। क्लियर। उसी तरह से अगर हम एम शेल की बात करें, एम शेल में n की वैल्यू 3, ठीक है, 2 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 टू द 18, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के शेल में कितने हैं, एल शेल में कितने हैं, एम शेल में कितने हैं, और इसी तरह से एन शेल में, ओ शेल में, पी शेल में आप सब बता सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, ये कौन सा आ जाता है, इनर मोस्ट। आउटर मोस्ट कोई भी हो सकता है, एल एम एन कोई भी, मान लो मैंने n रखा यहाँ पर क्या, आउटर मोस्ट, ठीक है। इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 8, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, ठीक है, मतलब मैं अपनी मर्जी से कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग एम शेल में नहीं करवा सकती, ठीक है। ये के शेल है, ये एल शेल है, नेक्स्ट ये एम शेल, ठीक है। मैं कभी भी अपनी मर्जी से उठा के इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग एम शेल में नहीं करवा सकती अनटिल एंड अनलेस जब तक इनर शेल जो होते हैं फिल ना हो, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से जाते हैं, ठीक है, और ये एक सीक्वेंस में जाते हैं, कभी भी ऐसे नहीं उठ के खुद ही चले गए एम में या खुद ही उठ के एल में चले गए। इनके लिए एक सीक्वेंस होती है कि सबसे पहले ये अपनी इनर शेल को फिल करते हैं, जब स्पेस खत्म हो जाती है तो ये एल शेल में जाते हैं, यहाँ पर स्पेस ओवर होने के बाद एम शेल में, और इसी तरह से नेक्स्ट शेल में ये मूव करते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है वो इनर से आउटर की तरफ होती है, ठीक है, वो इनर से आउटर की तरफ होती है। क्लियर है किसी बात। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेम ऑफ द एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की गई है बेसिकली, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले हम सबसे पहला एलिमेंट ले लेते हैं हाइड्रोजन, नेम ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, H, एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन K में जाएगा तो 1। क्लियर है। उसी तरह से हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, हीलियम में सिंबल He, एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स K में 2। हमने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स K में कितने जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं। क्लियर है। इसी तरह से मूव करते हैं हम नेक्स्ट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, लिथियम का होता है Li, सिंबल, एटॉमिक नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होगी, देखो हमने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें K के पास मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, ठीक है, और हमारे पास है 3 इलेक्ट्रॉन, 2 अगर K में चले जाते हैं तो एक जो बच जाता है वो L में चला जाएगा। समझ में आया, वो कहाँ भी चला जाएगा, L में चला जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लो सोडियम की बात की मैंने, ठीक है, सोडियम का सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इतने ही जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 11 हैं, और 2 हमारे पास K शेल में चले गए, रहते हैं हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब L शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, और एक बच के जो हमारे पास कहाँ चला गया, M में चला गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम NLX से भी दे सकते हैं, ठीक है, NLX। यहाँ पे जो L है ना, ये है आपका सबशेल, क्या है ये आपका सबशेल, ठीक है, और X क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और N क्या है यहाँ पे आपका ऑर्बिट नंबर, ठीक है। इसे बताने का मतलब क्या है, आपको अगर डायरेक्टली ये पूछा जाए कि बताओ
2s² में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आप बता सकते हो यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से ऑर्बिट में है? सेकंड ऑर्बिट में है। और कौन सी शब शेल है? एस शब शेल है। ठीक है, इसी तरह से मान लो आपसे कहा गया 3p3, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3, सब शेल p, ऑर्बिट नंबर 3। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो 2s² के केस में कि सेकंड ऑर्बिट के s शब शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट में p सब शेल में आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है किसी बात? तो ये तो हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात की। क्लियर है ना? तो इसी के साथ साथ अब हम अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ क्वेश्चंस की। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जाने से पहले 2 काम करने हैं। एक, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। क्लियर? एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। ओके, थैंक यू सो मच।